मैं 3120 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था। पैर जल रहे थे। साहिब मुझसे आगे था और मैं नीचे ना देखने की कोशिश कर रहा था। 2 साल पहले मैं ये नहीं करता। इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता था, इसलिए क्योंकि मैं ट्राई ही नहीं करता। ये 7 दिन भूटान की एक स्टोरी है। भूटान कोई टिपिकल ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक छोटा सा देश है, सिर्फ 8 लाख लोगों का, इंडिया और चाइना के बीच ईस्टर्न हिमालयाज में। और ये देश अपनी सक्सेस जीडीपी से नहीं मापता, ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मापता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी है। और जिस पल तुम बॉर्डर के उस पार जाते हो, तुम फील करते हो। चलते हैं लोकेशन बाय लोकेशन, डे बाय डे। सुबह 6:30 बजे हम दिल्ली से निकले, पूरे परिवार के साथ। ये ट्रिप डिपार्चर से पहले ही स्पेशल लग रही थी। बोर्डिंग हुई और कुछ घंटों में हम बागडोगरा के ऊपर थे। यहाँ से रास्ता सड़क के जरिए शुरू हुआ। चाय के बागान और हरियाली दोनों साथ साथ। बीच में एक लंच ब्रेक लिया, थोड़ी ठंडक, एक बियर के साथ। शाम के 4 बजे एक चाय ब्रेक लिया, गुलाब की पत्तियां और ये गोल्डन आवर लाइट काफ़ी अच्छा लगा। शाम के 6 बजे बॉर्डर पहुंचे। इमिग्रेशन में आधा घंटा लगा और भूटान की साइड बिल्कुल अलग। जिस होटल में हम रुके थे उसका नाम था तारा फेंडलिंग। इट वॉज अ डिसेंट होटल। पहली रात कुछ खास नहीं था कैप्चर करने को, लेकिन कुछ था जो फील हो रहा था, कुछ अलग। अगले दिन थिम्फू के लिए निकले। हमारे गाइड, जिनका नाम था कर्मा, उन्होंने हमें यहाँ से ज्वाइन किया। उन्होंने बताया कि भूटान में 12th तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी। अब हम पहुँचे गेडू। यहाँ है 8 स्तूपास। हर एक बुद्धा के जीवन की एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। उनका जन्म, उनका ज्ञान, उनकी पहली शिक्षा, उनके चमत्कार, स्वर्ग से उनका आना, एक दुश्मन से सुलह, लंबी उम्र और अंत में उनका जाना। हमारे गाइड ने हमारा स्वागत एक सफ़ेद कपड़े से किया। ये यहाँ का ट्रेडिशन है। फिर आगे बढ़े थिम्फू की तरफ। मुझे तो यहाँ की सफाई, शांति सच में और रास्ता बहुत प्यारा लग रहा है। तो यार मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक जगह पर रुके थे बीच में। काफ़ी सारी कोरियन जापानीज टाइप चीज़ें दिख रही हैं अच्छी अच्छी सी, जिनकी पैकिंग बड़ी मस्त सी लग रही है। ये देखो, तो यार हम लोग पहुंच गए हैं थिम्फू। यहाँ पर जिस होटल में रुके हैं, आई विल शो यू द नेम ऑफ दिस होटल एज वेल। अभी मैं भूल रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल होटल एंड द व्यू इज़ ऑल्सो गुड। वेदर अभी थोड़ा सा शांत है, मतलब ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई थिंक शाम को लोग कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ठंड हो जाती है। तो लेट्स सी, इट इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट नाइट इन थिम्पू। और आज का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए, ड्राइव काफ़ी थी, अराउंड 6 to 7 hours की ड्राइव थी। बट आई मस्ट टेल यू व्हाट आई रियलाइज्ड थ्रू आउट द ड्राइव फ्रॉम फिंशलिंग टू थिम्फू। मेरा बार बार दिल कर रहा था कि मैं फटाफट कैमरा निकालूं, ये भी रिकॉर्ड कर लूं, वो भी रिकॉर्ड कर लूं। रास्ते बहुत सुंदर थे, इतने अच्छे व्यूज थे रास्ते में, बट आप कितना ही कैमरा रिकॉर्ड करोगे। आई थिंक जो आपकी आंखें देख सकती है वो जस्टिफाई नहीं कर पाता कैमरा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे शॉट्स निकालूं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं फिजिकली यहाँ पर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा हूँ, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। Definitely, air is clean, no honking. It's beautiful. I mean, it is worth coming here. The trip starts now.
So let's wait and see what happens further. I'll keep showing you the shops. इसके बाद कुछ मेल्स चेक की और निकल गए एक इवनिंग वॉक के लिए। और इस दिन को विराम दिया फैमिली, ड्रिंक्स और गॉसिप्स के साथ। अगले दिन की शुरुआत की एक मॉर्निंग वॉक से। आई विल नेवर फॉरगेट द मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक्स इन भूटान। तीसरा दिन और पहला स्टॉप था बुद्धा डॉर्डेनमा, 51.5 मीटर ऊंचा ब्रॉन्ज स्टैचू, वन ऑफ द टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचूज इन द वर्ल्ड। यहाँ टेम्पल में 1.25 लाख से ज्यादा बुद्धा स्टैचूज हैं। ये थिम्फू की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर का व्यू काफी था। फिर गए एक हिंदू मंदिर जो भूटान के किंग ने इंडियंस को गिफ्ट में दिया था। यहाँ से वैली का व्यू कमाल का था। So this is the Hindu temple. एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर. This place is very nice यार. I love this place. बुद्धा स्टैचू वाला भी जहाँ हम गए थे, बुद्धा डॉर्डेनमा, वो भी बहुत प्यारी जगह है. One should visit. नेक्स्ट वॉज सिंपली भूटान। यहाँ का एंट्री गेट 200 साल पुराना था। यहाँ हमें भूटान का कल्चर और ट्रेडिशंस देखने को मिले। तो बेसिकली ये लोग ये एक डांस करते हैं. दिस इज फॉर प्रिपेयरिंग द मोर्टार फॉर देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल. इसे फैलस कहते हैं। ये एक सिंबल है जो भूटान में शुभ माना जाता है। ये अच्छा लक, फर्टिलिटी और बुरी नजर से बचाव का प्रतीक है। और ये सीढ़ी 200 साल पुरानी है। ये एक ही लकड़ी के लॉग से बनाई गई है। थोड़ा नाच गाना, थोड़ी आर्चरी और थोड़ा नसीब आजमाया। फिर हम थिम्फू मार्केट गए। साफ और ऑर्गेनाइज्ड। ट्रैफिक लाइट्स नहीं है यहाँ पर, पुलिस ही सब मैनेज करती है। एंड पीपल आर सो पेशेंट एंड सिविलाइज्ड। फिर हमने लंच किया माउंटेन कैफे में। लंच के बाद वी एक्सप्लोर्ड द मार्केट एंड डिड सम शॉपिंग। बट असली शिफ्ट होना अभी बाकी था। अगले दिन हम पुनाखा के लिए निकल गए। गुड मॉर्निंग जी. कल का दिन अच्छा था, बहुत बढ़िया था. कल जब हम ऊपर बुद्धा डॉर्डेनमा गए, इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस. सिंपली भूटान भी बहुत ही सुंदर जगह थी. सिंपली भूटान एक्चुअली एक कल्चरल जगह है. अगर आप अपनी फैमिली के साथ उधर जाना चाहते हो, जब बच्चे साथ में हैं, तो थोड़ा सा आप एंजॉय करोगे. इट इज़ अ लिटिल ऑन एक्सपेंसिव साइड. 1000 रुपये की एंट्री है, बट ठीक है, वन टाइम विजिट है. तकरीबन 1 घंटे का एंजॉयमेंट मिलता है आपको उसके अंदर. हिंदू टेम्पल वॉज वेरी सिंपल. हम लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम इंडिया से हैं, हम हिंदू टेम्पल देखते ही रहते हैं. अच्छा था कल का दिन. कल शाम को मैं
आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया कि शॉपिंग के बाद हम लोगों ने क्या करा। पहले तो शॉपिंग के बाद बहुत मज़ा आया, शॉपिंग के टाइम बहुत मज़ा आया। अच्छी शॉप्स है यहाँ पर, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी, जिसमें से एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हम लोगों ने वाटर बॉटल्स खरीदी जो जिस पर भूटान प्रिंटेड था। मैं पिक्चर डाल दूंगा उसकी इसके अंदर। वी रियली लाइक इट। हम बहुत सारे सब ने खरीद लिए वो बॉटल्स, तो एज अ सोवेनियर गिफ्ट करने के लिए। तो आई शो यू दैट बॉटल। शाम को आए, अपना स्नैक्स वगैरह खाया और फिर हम रात को एक वॉक के लिए गए। वॉक के आने के बाद अपन सो गए। 11:30 बजे आया भाई अर्थक्वेक सॉलिड। 11:30 बजे रात को सारे उठ गए और भागे नीचे की तरफ। एवरीथिंग वॉज फाइन। और आज चलते हैं पुनाखा। और जो मैंने वहां देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। डोचुला पास, 3100 मीटर की ऊंचाई, 108 स्टूपास, एक के बाद एक। 108 नंबर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों में सेक्रेड है। ये 108 मेमोरियल चॉटन्स उन भूटानीज सोल्जर्स की याद में बनाए गए हैं जो 2003 की मिलिट्री ऑपरेशन में शहीद हुए। यहाँ लोग एक स्लो एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय करते हैं। फिर हम गए पुनाखा जोंग। So you will have to climb some stairs over here. This is Punakha Fort. Inside the zong, there were 3 courtyards, each with its own meaning. First courtyard was administrative. Here they celebrate their festivals and they have government offices. Second courtyard is transitional, a space between the world of men and the world of divine. Their top spiritual masters graduate here. And third courtyard is sacred, home to the monks. और फिर वो पेंटिंग, एक एलिफेंट, मंकी, रैबिट और सबसे ऊपर एक बर्ड एक बड़े ट्री के पास रहते थे। पेड़ के लिए लड़ने की बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे बड़ा कौन है ये पता लगाते हैं। और इसके लिए उन्होंने याद किया कि किसने पेड़ को सबसे पहले देखा। चिड़िया ने बताया कि उसने कहीं एक फ्रूट खाया था और उसका बीज यहाँ गिर गया, जिससे ये पेड़ बना, इसलिए वो सबसे बड़ी थी। खरगोश, बंदर और हाथी ने चिड़िया के सामने सर झुकाया और फैसला किया कि अब वो भाई बनकर इस पेड़ की देखभाल साथ में करेंगे। चिड़िया बीज बिखेरती है नए पेड़ के लिए। खरगोश उस पेड़ को पोषण देता है और बचाता है। बंदर शाखाओं का ध्यान रखता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और हाथी पेड़ को पानी देता है और अपनी छाया और सुरक्षा देता है। सो ऑल आर इक्वल एंड इम्पोर्टेंट। लंच ब्रेक लिया और यहाँ एक कैट थी जो पूरा टाइम हमारे साथ थी। चल रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज के लिए आफ्टर द फोर्ट। बट आई मस्ट टेल यू, ये जो जगह है पुनाखा, ये वैली बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। अभी जिस रास्ते पे हम आ रहे थे सस्पेंशन ब्रिज के लिए फोर्ट से, दैट एंटायर वे इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दो इट्स नॉट टू फार बट इट इज़ ब्यूटीफुल। और सस्पेंशन ब्रिज के लिए थोड़ी सी वॉक करनी पड़ती है, अराउंड 5 मिनट्स वॉक। अभी चल के दिखाते हैं कि सस्पेंशन ब्रिज कैसा दिखता है। लेट्स सी। रास्ते में एक सुंदर जगह मिली नदी के पास, वहां थोड़ी देर रुक गए। होटल रिसेप्शन से एक पहाड़ दिखा जिसे लोग कहते हैं स्लीपिंग एलिफेंट माउंटेन।
because of its shape. रूम का व्यू भी स्पेक्टेकुलर था। हम अपनी पसंद की चाय बनाना चाहते थे तो होटल स्टाफ ने किचन का एक्सेस दे दिया। पीपल वर सो कोऑपरेटिव ओवर हियर। वो रात बालकनी में बैठा और एक चीज फील हुई जो बहुत अरसे से फील नहीं की थी, ठहराव। पारो अलग है थिम्फू से, ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा शांत। पुनाखा से पारो का सफर कुछ ज्यादा ही सुंदर था। होटल पहुंचे और हमारी बालकनी से एयरपोर्ट का रनवे दिख रहा था। उस दोपहर हम मार्केट गए और खाना खाया, फिर से माउंटेन कैफे में। मुझे पता था अगला दिन इस पूरी ट्रिप का सबसे मुश्किल हिस्सा होगा और सबसे सुंदर भी। सुबह 6:30 बजे निकले। गाइड का इंतजार करते हुए थोड़ी देर रुके। और फिर हम पहुंच गए टाइगर्स नेस्ट हाइक के लिए। यहां सिर्फ साहिब और मैं ही गए थे। टिकट्स ली, 1000 रुपए मेरी और 500 साहिब की। अब शुरू हुआ हमारा हाइक। बीच में एक कैफेटेरिया था। होटल ने हमारा ब्रेकफास्ट पैक कर दिया था, तो एक सुंदर व्यू के साथ हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। अब हम आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। दिस इज टफ बट ब्यूटीफुल भी है। होटल के कमरे में बैठने से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आना सोचा, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी स्टीप and not that easy. My calves will curse me today, but it is beautiful. I am blessed that God has given me the strength to climb up and see the places and the beauty He has created. यहाँ एक जगह है जो भूटान के 69th स्पिरिचुअल मास्टर का बर्थ प्लेस है, जिन्होंने भूटान को एक देश के रूप में जोड़ा, और यहाँ एक होली वाटरफॉल भी है। अबाउट टाइगर्स नेस्ट, इट इज सेड दैट गुरु पद्मसंभव मेडिटेटेड देयर, वन ऑफ देयर स्पिरिचुअल मास्टर्स। यहाँ मैं गलती से एक गलत सीढ़ियों पर चढ़ गया। उतरते वक्त डर लग रहा था, एज द स्टेप्स वर टू स्मॉल एंड स्टीप। कैमरा अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं था। अंदर गए और फिर बाहर आने के बाद हमने डिसेंड शुरू कर दिया। उतरते वक्त हमें एक लोकल ने ज्वाइन किया, बस आ गया जैसे रास्ता उसका था। रास्ते में पेड़ों की जड़ें दिख रही थी, जमीन से निकली हुई। ये जड़ें इन पहाड़ों को जोड़ कर रखती हैं। और धीरे धीरे हम नीचे पहुंच गए। नीचे आ गए हैं। सोचा था उतरना आसान होगा, पर उतरना भी बहुत मुश्किल है। चढ़ते हुए आपके काफ्स आपको गाली देते हैं, उतरते हुए आपके नीज और आपके थाइज आपको गाली देते हैं, और पैर तो बेचारे दोनों में पिसता है। सो व्यूज़ आपने देख ही लिए हैं। हाँ,
हम आराम करते हैं। जब मैंने कर्मा से पूछा कि बुद्धिज्म की टीचिंग्स क्या है, नॉट इन अ रिलीजियस वे, जस्ट प्रैक्टिकली, he said three things and they stayed with me. Compassion for others, yes, but also for yourself. Wisdom, the ability to see clearly without the noise. And energy, the kind that comes not from caffeine but from living fully. अब हम होटल की तरफ निकले। अब तक हम थक चुके थे। रास्ते में पारो एयरपोर्ट दिखा और हम फिर मार्केट गए लंच के लिए। वापस आते वक्त हमने एक फ्लाइट लैंड होते हुए देखी। पारो एयरपोर्ट दुनिया के सबसे चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स में से एक है। अगले दिन पारो से निकल पड़े घर की तरफ। तो यार आज ये ट्रिप खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, सो वी विल हेड टुवर्ड्स फुनशिलिंग नाउ फ्रॉम पारो। ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। I wanted to share some thoughts with you. Before this trip actually started, and we were deciding, we were actually skeptical whether we should go here or not. Bhutan kaisa hoga? So this is kind of a conclusion shot that I'm giving to you. हमें लगता था कि भूटान भी तो बस एक हिल स्टेशन टाइप ही है, जैसा हमारे यहाँ पर हिमालयाज हैं, उत्तराखंड है। But when I came over here, it is totally different. The vibe is different. There are a lot of new things that you will see over here. It is very clean, it is very raw. People are so welcoming. And यहाँ पर किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए? आना उसको चाहिए जिसको रॉ ब्यूटी पसंद है। आना किसको नहीं चाहिए? जिसको ज़्यादा ट्रैवल पसंद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रॉ ब्यूटी इन्होंने रखी हुई है, इसी वजह से ये जगह पर ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। और बिकॉज ऑफ हिल्स, तो हिल्स के अंदर ट्रैवल, जैसे कि हम फुनशिलिंग से थिम्फू गए तो वो 5-6 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद 2 दिन थिम्फू में रुकने के बाद हम लोग आगे गए पुनाखा, तो तकरीबन 3.5-4 घंटे की ड्राइव वो है। और फिर पुनाखा के बाद हम अगले दिन एक रात रुकने के बाद निकले पारो, तो पारो के लिए भी फिर 3-1 घंटे की ड्राइव वो है। और आज हम पारो से फुनशिलिंग जा रहे हैं, विच इज़ अगेन 6 आवर्स ड्राइव। तो ट्रैवल है काफ़ी, लेकिन सभी जगह बहुत खूबसूरत है। और टाइगर्स नेस्ट के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। द हाइक इज़ टफ, इट इज़ स्टीप, बट it is worth it. I made it and I really loved doing it. बहुत अच्छा था, टफ था, लेकिन बहुत प्यारा था। तो मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूँ कि ये ट्रिप बहुत प्यारा था। फैमिली के साथ इफ़ यू वांट टू चेरिश सम मोमेंट, you can come here. The only thing I would like to add over here is do explore the direct flight to Paro. हम लोगों ने जो फ्लाइट बुक कराई थी वो बागडोगरा से की कराई थी। सो हम लोग दिल्ली से बागडोगरा आए, बागडोगरा से हम आए फुनशिलिंग, और फिर उसके बाद हमारा ट्रिप शुरू हुआ। ऐसे ही अब होगा। अब हम पारो से फुनशिलिंग जाएंगे, रात को हमें वहाँ रुकना पड़ेगा, और फिर फुनशिलिंग के बाद हम बागडोगरा जाएंगे कल, जहाँ से हमारी फ़्लाइट होगी दिल्ली की वापस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले लेते हो पारो की, तो आपके 2 दिन बचते हैं और वो आप कवर कर सकते हो। वाई वी डिड नॉट डू इट वॉज बिकॉज ऑफ द फ्लाइट्स वर एक्सपेंसिव, but if you have that facility of spending on that much on the flights, so you can certainly go ahead and do that. It would be worth doing that. इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब वापस जाते हुए ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होगा नहीं। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, the only way I can understand that you like the video is that you click on the subscribe button and the like button, because that is the only engagement that I can see. And if you have any suggestions that I can include in this videos, do let me know. And yes, do comment if you like it.
Thank you so much. For now, you have a nice day. Bye.